हे वेलकम बैक। मैं सोमबीर सिंह, फाउंडर ऑफ क्यारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं कन्या लगन की कुंडली के ऊपर चर्चा करूंगा। आज हम जानेंगे कि कन्या लगन की कुंडली में ग्रह किस तरह से रिजल्ट्स देते हैं और मारक कारक ग्रह कैसे डिसाइड किए जाते हैं, योग कारक ग्रह किस तरह से देखे जाएंगे, ये सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन करूंगा। और मांगलिक योग चार्ट में कैसे देखा जाएगा, कन्या लगन की चार्ट में कहाँ कहाँ पर जातक मांगलिक होता है, ये भी आज मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली पर। ये कन्या लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लग्न में ही 6 नंबर लिखा हुआ है और 6 नंबर की राशि होती है कन्या राशि। तो लग्न में कन्या राशि होने की वजह से यहाँ पर लग्नेश जो बनेंगे हमारे बुध देवता बनेंगे और लग्न हो जाएगी हमारी कन्या लगन। तो कन्या लगन की कुंडली में चीफ मिनिस्टर बनते हैं हमारे बुध देवता। अब बुध देवता इस चार्ट में पूरी तरह से कंट्रोल में रहेंगे। अब वो बाकी के ग्रहों को अपनी मित्रता शत्रुता के हिसाब से बाकी के ग्रहों को वो कुछ न कुछ डिपार्टमेंट देंगे। किस तरह के डिपार्टमेंट देंगे इस आइए हम बात करते हैं। तो बुध देवता ने शुक्र देवता को क्या दिया। अब देखिए, बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं, दोनों ही मित्र ग्रह माने जाते हैं। तो बुध देव ने शुक्र देवता से अपनी मित्रता निभाते हुए उन्हें दूसरे घर का मालिक बना दिया। दूसरा घर होता है हमारा परिवार का, धन का, कुटुंब का, बाड़ी का, और जहाँ पर हम सेविंग्स करते हैं, बैंक बैलेंस, इन चीज़ों का ये घर होता है दूसरा घर। और उनको 9th हाउस का मालिक बना दिया क्योंकि शुक्र की वृषभ राशि कुंडली के 9th हाउस में लिखी हुई है, तो वो 9th हाउस के लॉर्ड हो गए। तो शुक्र देवता को पिता के घर का मालिक बना दिया, भाग्य के घर का मालिक बना दिया और धार्मिक रुचि विदेश यात्राओं का मालिक बना दिया। तो शुक्र देवता इस चार्ट में दूसरे घर के मालिक हैं और 9वें घर के मालिक हैं। अब यहाँ पर आप अष्टम टू अष्टम थ्योरी भी अप्लाई करेंगे क्योंकि दूसरे घर के मालिक और सप्तम घर के मालिक पर हम अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अष्टम टू अष्टम थ्योरी अगर अप्लाई करेंगे, अष्टम टू अष्टम थ्योरी कहती है कि अगर दूसरे घर का मालिक लग्नेश का अगर मित्र हो तो वो दूसरे घर का मालिक हमारा योग कारक ग्रह बनता है। तो यहाँ पे शुक्र देवता बुध देव के अति मित्र माने जाते हैं। तो मित्रता होने की वजह से शुक्र देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह बनेंगे। और दूसरे एंड से उनकी जो दूसरी राशि है वृष राशि, वो 9th हाउस में लिखी हुई है, भाग्य के घर में लिखी हुई है। तो और वहां से हम पिता की स्थिति देखते हैं। तो पिता के घर के मालिक हैं शुक्र देवता, और एक पिता और पुत्र कभी भी आपस में शत्रु नहीं हो सकते हैं। इस वजह से शुक्र देवता भी इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह कहलाए जाएंगे। तो दोनों तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया कि शुक्र देवता इस चार्ट में अति योग कारक ग्रह हैं, जो इस चार्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब शुक्र देवता की प्लेसमेंट डिपेंड करेंगी कि वो कहाँ कहाँ पर अच्छा रिजल्ट्स देंगे। अगर वो शुक्र देवता की प्लेसमेंट कहीं भी कुंडली के गलत भाव में हो गई, कुंडली के तीसरे घर, छठे घर, 8वें घर, 12वें घर, अगर इन भाव में शुक्र देवता उदय अवस्था में अगर आ जाएंगे और कहीं भी नीच के हो जाएंगे तो वो बहुत बुरा रिजल्ट देंगे। शुक्र देवता लग्न में नीच के हो जाते हैं, शुक्र देवता कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। अगर यही शुक्र देवता लग्न में उदय अवस्था में बैठे तो यही शुक्र देवता बहुत बुरा रिजल्ट देगा। कुंडली के तीसरे घर, छठे घर, 8वें घर, 12वें घर में ये बहुत खराब रिजल्ट देंगे। ये एक तरह से मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन ये थियोरेटिकली कुंडली का योग कारक ग्रह। योग कारक ग्रह का मतलब होता है कि वो कुंडली में जहां बैठेगा, जहां जाएगा और जहां पर दृष्टि डालेगा उन घरों की वृद्धि कर देगा। अगर यही शुक्र देवता कुंडली के छठे घर में बैठेंगे तो वो नौकरी के लिए जरूर सपोर्ट कर देंगे, नौकरी के लिए कोई नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि छठे घर में जाने से वो उस घर की वृद्धि करेंगे। तो नौकरी की वृद्धि कर देंगे क्योंकि छठे घर से हम नौकरी देखते हैं। साथ में रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन, दुर्घटना और
लंबी चलने वाली बीमारियां, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो जब वो वृद्धि करेंगे छठे घर में, तो रोग में वृद्धि हो जाएगी, कर्जे में वृद्धि हो जाएगी, शत्रु बढ़ जाएंगे, कोर्ट केस बढ़ जाएंगे और दुर्घटना होने का योग बना देंगे वही शुक्र देवता। तो इस चार्ट में जो शुक्र देवता सबसे अच्छे योग कारक ग्रह बने थे, वही शुक्र देवता की अगर प्लेसमेंट छठे घर में हो गई तो वो आपकी परेशानियों को बढ़ा देंगे, लेकिन नौकरी के लिए वो सपोर्ट करते रहेंगे, नौकरी में आपके करियर में प्रमोशन दिलाते रहेंगे और नौकरी लगवाने में वो हेल्प कर देंगे। बस वो इतना अच्छा करेंगे छठे घर से रिलेटेड, बाकी का आपकी लाइफ में प्रॉब्लम से भर देंगे। और यही शुक्र देवता अगर अष्टम घर में बैठेंगे तो अष्टम घर में बैठे शुक्र देवता उस भाव की वृद्धि कर देंगे, तो आपकी आयु में वृद्धि कर देंगे। आयु तो आपकी लंबी हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो मृत्यु तुल्य कष्ट, हर काम काज में परेशानी, हर काम काज में ऑब्स्टेकल वो कहीं ना कहीं देते रहेंगे। आठवें घर से बैठ के शुक्र देवता की जो सातवीं दृष्टि उनके अपने घर पे पड़ेगी, तो वो अपने घर से रिलेटेड अपने घर को वो बचा लेंगे। तो अपने घर से रिलेटेड, सेकंड हाउस से रिलेटेड वो कोई भी परेशानी नहीं देंगे। लेकिन शुक्र देवता अगर अष्टम में बैठे हुए हैं और गोचर में जैसे जैसे उनका मूवमेंट होता जाएगा, वैसे वैसे वो आपकी परेशानियों को बढ़ाता जाएगा। अगर यही शुक्र देवता अपनी स्वराशि में गोचर में आता है, तो सिर्फ उस भाव से रिलेटेड वो अच्छा करेगा और बाकी की दृष्टियां जहां पड़ेंगी वहां पर वो सत्यानाश कर देगा। तो आज आपने ये भी समझा कि योग कारक ग्रह कैसे अपनी स्थिति के अनुसार एक मारक बन जाता है और वो गोचर में भी उसी तरह से रिजल्ट्स देगा जैसे आपके लगन चार्ट में बैठा हुआ है। अगर एक बार ग्रह आपके लगन चार्ट में मारक बन गया तो वो गोचर में जहां भी जाएगा वहां सत्यानाश करेगा, वहां प्रॉब्लम बढ़ा देगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपका इतना अच्छा आने वाला ग्रह परेशानियां क्यों दे रहा है। बहुत सारे ज्योतिषाचार्य गोचर को लेके एक्सप्लेन करते हैं कि ये ग्रह यहां मूव करेगा तो ऐसा होगा। वो गोचर किसी भी कुंडली पर अप्लाई होता ही नहीं है, क्योंकि हर कुंडली में आपके ग्रह मारक कारक सब लोगों के अलग पड़े हुए होते हैं। अगर किसी के शुक्र देवता अगर कुंडली में योग कारक है तो उसका गोचर चाहे किसी भी राशि में चला जाए वो चौतरफा हमेशा आपको लाभ देगा। फिर चाहे गोचर में वो छठे घर में क्यों ना आ जाए, वो छठे घर से रिलेटेड भी हमेशा आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। अगर वही ग्रह आपके लगन चार्ट में मारक ग्रह पड़ा हुआ है तो गोचर में वो जहां जाएगा वहां आपके लिए प्रॉब्लम मुसीबत क्रिएट कर देगा। फिर चाहे वो गोचर कितना भी फेवरेबल क्यों ना हो, कितना भी वो अपनी मित्र राशि में क्यों ना जाके बैठे, वो आपकी बैंड जरूर बजा देगा। तो यहां आपने समझा शुक्र देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह बनते हैं, लेकिन अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से वो कुंडली के मारक ग्रह भी बन जाएंगे। तो उनकी प्लेसमेंट के बाद ही किसी ग्रह का रत्न पहनिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि वो कुंडली का मारक ग्रह बचा या योग कारक ग्रह बना। अब बात करते हैं यहां पर मंगल देवता की। तो बुध देवता ने मंगल देवता को क्या दिया? अब आपको यह पता होना चाहिए कि बुध और मंगल आपस में अति शत्रु माने जाते हैं। तो बुध देवता ऑब्वियस है मंगल को अच्छा डिपार्टमेंट नहीं देंगे, तो मंगल को उन्होंने तीसरे घर का मालिक बना दिया और अष्टम घर का मालिक बना दिया, क्योंकि वृश्चिक राशि कुंडली के थर्ड हाउस में है और मेष राशि कुंडली के 8th हाउस में है। तो ये दोनों ही बुरे भाव माने जाते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस से हम फिजूल का हार्ड वर्क को देखते हैं। इंसान सिर्फ खपता ही रह जाता है अपनी लाइफ में। अगर तीसरे घर में बहुत सारे ग्रह उदय अवस्था में बैठे हैं तो ऐसा इंसान को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद ही थोड़ा बहुत धन अर्जित होता है। ऐसे में उसकी लाइफ में परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं। वो बच्चा सिर्फ स्ट्रगल ही करता रहता है, लेकिन उसको मनचाहा रिजल्ट कभी नहीं मिल पाता। तो ऐसे केस में यहां पर तीसरे घर का मालिक जो भी बनता है वो जनरली खराब माना जाता है। तो यहां पर मंगल देवता तीसरे घर के मालिक हैं और अष्टम घर के मालिक। अष्टम घर से हम देखते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट, हर कामकाज में आ रही अड़चने, परेशानियां और लंबी चलने वाली हिडन
बीमारियां जो आपको जल्दी पकड़ में ना आए, डॉक्टर को आप ट्रीटमेंट भी कराओगे तब भी वो बीमारियां पकड़ने में नहीं आएंगी। इस तरह की बीमारियां हम अष्टम घर से देखते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट देखते हैं और दुर्घटना के योग देखते हैं। तो ये दोनों ही बुरे घर के मालिक हैं। साथ में लग्नेश बुध देवता के अति शत्रु हैं। तो यहां पर मंगल देवता इस चार्ट में अति मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे, वो बहुत बुरा रिजल्ट देंगे अपनी दशा अंतरा में। तो यहां पर मंगल देव की डिग्री डिपेंड करेगी कि वो कितना बुरा रिजल्ट देंगे। अगर यही मंगल चार्ट में अगर 0 डिग्री बैठे हों, 29 डिग्री बैठे हों, तो यही मंगल की दशा अंतरा आपकी लाइफ में बिल्कुल भी परेशानी क्रिएट कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि मंगल देवता बलहीन बैठे हुए हैं उस केस में। तो अगर अब देखिए मंगल देवता इस चार्ट में कब वो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। मंगल देवता इस चार्ट में अच्छा रिजल्ट सिर्फ तभी देंगे जब वो विपरीत राजयोग की थ्योरी में आ जाएं, क्योंकि मंगल की एक राशि कुंडली के अष्टम घर में लिखी हुई है। अगर यही मंगल देवता चार्ट में छठे, 8वें, 12वें घर में बैठे, तो यही मंगल अगर विपरीत राजयोग की थ्योरी में आ जाए तो यही अति मारक कहे जाना वाला ग्रह आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, करियर ग्रोथ कर देगा। अब वो डिपेंड करेगा कि वो विपरीत राजयोग की थ्योरी में आया है या नहीं आया है। तो विपरीत राज्यों की थ्योरी के लिए लग्नेश का अति बली होना बहुत जरूरी है। वो आज मैं बताऊंगा कि विपरीत राज्यों की थ्योरी कैसे हम देखते हैं, वो मैं कुंडली प्रैक्टिस करके आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब बात करते हैं इस चार्ट में बृहस्पति देवता। इस चार्ट में बृहस्पति देवता को क्या मिला? इस चार्ट में बृहस्पति देवता को क्या मिला? तो बृहस्पति देवता इस चार्ट में चौथे घर के मालिक हैं और सप्तम घर के मालिक हैं। दोनों ही केंद्र के मालिक हो गए बृहस्पति देवता। जब भी किसी ग्रह की दोनों राशियां केंद्र में आ जाएं तो उस ग्रह को केंद्र अधिपति दोष लग जाता है, लेकिन वो दोष कुछ ही जगह लगेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो दोष सिर्फ कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में, और जहां पे वो ग्रह नीच का होता है उस भाव में उसको केंद्राधिपति दोष लगता है। अगर यही बृहस्पति देवता नीच के हो जाएं पंचम घर में तो उनको केंद्राधिपति दोष लगेगा, क्योंकि बृहस्पति देवता मकर राशि में नीच के हो जाते हैं और मकर राशि कुंडली के 5th हाउस में लिखी हुई है। तो बृहस्पति देवता अगर चार्ट में तीसरे, 5वें, छठे, 8वें, 12वें घर में अगर बैठेंगे तो उनको केंद्राधिपति दोष लगेगा। उस केस में बृहस्पति बहुत बुरा रिजल्ट्स देंगे। अब बात करते हैं कि बृहस्पति देवता इस चार्ट में मारक ग्रह बने या योग कारक ग्रह बने। मैंने एक वीडियो में आपको क्लियर किया था कि बुध देवता और बृहस्पति देवता के बीच में एक सम की मित्रता मानी जाती है। ये दोनों कभी भी शत्रु नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बुध देव बुद्धि के कारक ग्रह हैं और बृहस्पति ज्ञान का कारक है, पैसे का कारक है। अब ज्ञान का कारक है कोई ग्रह और दूसरा ग्रह बुद्धि का कारक है। अब आप सोचिए, क्या बुद्धि के बिना किसी इंसान के अंदर ज्ञान आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। इसीलिए बुद्धि और ज्ञान एक दूसरे के पूरक मानी गई हैं। ये दोनों कभी भी एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं हो सकते हैं। दोनों, हर इंसान के साथ में ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अगर आपके पास में ज्ञान है तो बुद्धि का इस्तेमाल करके आप उस ज्ञान को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास बुद्धि ही नहीं है तो आपके लिए ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो आज आपने समझा कि बुद्धि और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, वो एक दूसरे के मित्र ही माने जाएंगे। और बुध देवता और बृहस्पति देवता इसी कारण से एक सम की मित्रता रखते हैं। वो एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं। तो बुध देवता ने बृहस्पति देवता से अपनी सम की मित्रता निभाते हुए उन्हें बहुत अच्छे घर का मालिक बना दिया, सुख सुविधाओं के घर का मालिक बना दिया, चौथे घर का मालिक बना दिया और सप्तम घर का पत्नी के घर का मालिक बना दिया। अब वो सप्तम घर के मालिक हैं तो हम क्या करेंगे? अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई करेंगे। तो अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई करके देखिए कि अगर 7वां घर का मालिक लग्नेश का अगर मित्र है तो वो योग कारक ग्रह बनेगा। अगर 7वां घर का मालिक लग्नेश का शत्रु है तो वो मारक ग्रह बनेगा। तो यहाँ बुध और बृहस्पति आपस में सम की मित्रता रखते हैं। जब मित्रता रखते हैं तो बृहस्पति देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह बनेंगे।
अब उनकी प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि वो कुंडली में कैसा रिजल्ट देंगे, कहाँ पर बैठकर वो कैसा रिजल्ट देंगे। और मैंने एक चीज बताई कि किसी ग्रह की अगर दोनों राशियां केंद्र में आ जाएं तो उसको केंद्राधिपति दोष भी लगता है। यहाँ बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष 5 घरों में लगेगा, तीसरे घर में, 5वें घर में, छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में। अगर बृहस्पति देवता इन हाउस में बैठे हैं तो वो केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होकर बहुत बुरा रिजल्ट देंगे। अगर यही बृहस्पति देवता चार्ट में अगर अस्त हो जाएं, सूर्य के क्लोज कंजक्शन में आकर अगर वो अस्त हो जाते हैं तो यही बृहस्पति देवता फिर उस केस में मारक कंसीडर नहीं किए जाएंगे। फिर चाहे वो नीच के ही क्यों ना बैठे हों, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में क्यों ना बैठे हों, क्योंकि अस्त ग्रह की किरणें आपके शरीर पर पहुंचती ही नहीं है। जब किसी भी तरह की किरणें आपके शरीर पर पहुंचेंगी नहीं तो वो ग्रह आपको कैसे परेशान कर सकता है। वैसे केस में वो थियोरेटिकली तो आपका योग कारक ग्रह, जब वो अस्त बैठा है तो किरणें तो शरीर पर आ नहीं रही हैं, तो उस केस में आप पुखराज पहन लीजिएगा, उनकी किरणों को शरीर में बढ़ा लीजिएगा। तो जैसे ही वो किरणें बढ़ेंगी वो एक पॉजिटिव एनर्जी ही बढ़ेगी, क्योंकि उस प्लेनेट से आपके शरीर पर कैसी भी एनर्जी नहीं पड़ रही, ना पॉजिटिव पड़ रही है ना नेगेटिव पड़ रही है। तो वो चार्ट में अगर योग कारक है तो पॉजिटिव एनर्जी आना चालू हो जाएगी। अगर मारक ग्रह कहीं चार्ट में अस्त हुआ है तो वो आपके लिए अच्छा माना जाता है। उस केस में उस ग्रह को एक्टिवेट मत कीजिएगा और नहीं तो वो बर्बाद कर देगा आपको, क्योंकि मारक ग्रह से हमेशा नेगेटिव एनर्जी आएगी। अस्त हो गया तो नेगेटिव एनर्जी आना बंद हो गई, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो आपने समझा बृहस्पति देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह हैं और कहां पर वो बुरा रिजल्ट देंगे। बाकी के ग्रहों में अगर ये कुंडली के तीसरे, 5वें, छठे, 8वें, 12वें घर को छोड़कर अगर वो चार्ट में कहीं भी बैठे हों तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब आते हैं शनि देवता के ऊपर। शनि देवता को इस चार्ट में क्या मिला, तो बुध और शनि आपस में मित्र हैं, तो मित्र हैं तो ऑब्वियस है कर्म फलदाता को वो अच्छा डिपार्टमेंट देंगे। तो कर्म फलदाता शनि देव को बुध देव ने पंचम घर का मालिक बना दिया और छठे घर का मालिक बना दिया। शनि देव छठे घर के कारक मालिक माने जाते हैं, उनका वो कारक भाव माना जाता है छठा घर, इसलिए उनको छठे घर का भी मालिक बना दिया और पंचम घर का मालिक बना दिया, क्योंकि वो न्याय करता है। तो उन्होंने बुध देवता ने सोचा कि चलो इनको रोग भाव का और परेशानियों का भी मालिक बना दिया जाए, इसीलिए शनिदेव इस घर में छठे घर के मालिक हैं और पंचम घर के मालिक हैं। तो पंचम घर के मालिक होने की वजह से और लग्नेश के अति मित्र होने के कारण संतान के घर के मालिक होने की वजह से, और एक पिता और संतान कभी भी शत्रु नहीं हो सकते, तो शनिदेव इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। तो शनिदेव इस चार्ट में योग कारक बने। अब शनिदेव कहाँ कहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे, कहाँ कहाँ पर बुरा रिजल्ट देंगे। अगर यही शनिदेव की प्लेसमेंट तीसरे, छठे, 8वें, अगर 12वें में हो जाए तो खराब रिजल्ट देंगे। फिर वो चाहे छठे घर में स्वराशि क्यों ना बैठे हों, अगर उदय अवस्था में बैठे हों तो वो अशुभ माना जाएगा, वो आपकी बैंड बजा देगा। वो सिर्फ अच्छा इतना ही करेगा कि वो नौकरी में वृद्धि कर देगा, बाकी की सारी बैंड बजा देगा आपकी। तो छठे घर में भी अगर शनिदेव उदय अवस्था में बैठे हों तो उसको मारक ही कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट गलत हो गई। अगर समाज का साधु संत कहीं बुरी जगह जाके बैठ जाएगा, शराब के ठेके पे जाके बैठेगा, तो वो बहुत बुरा माना जाता है। ऐसे में उसको हाथ पकड़ के घर वापस ले आओ, अदरवाइज उसको अगर नग पहना दिया या फिर उसको और पैसे दे दिए तो वो बर्बाद कर देगा, सारी हुड़दंग मचा देगा उस केस में। तो शनिदेव अगर 6, 8, 12 में अगर उदय अवस्था में बैठे हैं तो उनको मारक ग्रह कंसीडर करना है। इवन वो कुंडली के 3rd हाउस में भी बैठे हो तो भी उनको मारक ही कंसीडर किया जाएगा। अगर शनिदेव कहीं भी चार्ट में अच्छी जगह बैठे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आपने समझा शनिदेव इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह हैं। अब बात करते हैं चंद्र देवता की। चंद्र देवता को इस चार्ट में क्या मिला। बुध और चंद्र आपस में शत्रु माने जाते हैं, अति शत्रु माने जाते हैं। तो अपनी शत्रुता निभाते हुए चंद्रदेव को छोटे मोटे रोग का मालिक बना दिया, मतलब 11th हाउस का मालिक बना दिया, क्योंकि कर्क राशि कुंडली के 11th हाउस में लिखी हुई है तो वो उस घर के मालिक हो गए। तो चंद्र देवता छोटे मोटे रोग के मालिक हैं, इनकम के मालिक हैं और मन की इच्छाओं के मालिक हैं, इच्छा पूर्ति के मालिक हैं। तो चंद्र देवता लग्नेश के शत्रु होने के कारण इस चार्ट में
एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाते हैं, तो चंद्रदेव की जब भी दशांतरा चलेगी लाइफ में प्रॉब्लम ही लेकर आएगी। अब बात करते हैं सूर्य देवता। सूर्य देवता इस चार्ट में कौन सा घर मिला? तो सूर्य देवता को इस चार्ट में 12वां घर मिला, वो 12th हाउस के लॉर्ड हैं। तो एक बुरे घर के मालिक होने की वजह से वो इस चार्ट में एक मारक ग्रह ही कंसीडर किए जाएंगे। वो लग्नेश के मित्र जरूर हैं, लेकिन साथ में एक बुरे घर के मालिक हैं, इसीलिए सूर्यदेव इस चार्ट में बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ये सूर्यदेव कब अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं? जब भी किसी ग्रह की राशि कुंडली के 6, 8, 12 में लिखी हो और वो ग्रह 6, 8, 12 में कहीं भी विराजमान हो, तो वो विपरीत राजयोग की थ्योरी में आ जाता है। अगर विपरीत राजयोग की थ्योरी की कंडीशन सारी अप्लाई हो जाती हैं, तो यही सूर्य देवता इस चार्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जो मारक ग्रह वही अच्छा रिजल्ट देना चालू कर देगा। तो आज आपने समझा कि किस तरह से सूर्य देवता इस चार्ट में अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है, और किस तरह से वो मारक रिजल्ट देंगे। तो आज आपने इजीली समझ लिया इस चार्ट में थियोरेटिकली कौन कौन से योग कारक बने। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, बुध देवता लग्नेश हैं, तो लग्नेश होने के कारण वो इस चार्ट में सबसे पहले योग कारक बने। शुक्र देवता इस चार्ट में योग कारक बने। बृहस्पति देवता भी इस चार्ट में एक योग कारक बने। शनि देवता इस चार्ट में योग कारक बने। शुक्र देवता तो योग कारक बने ही इस चार्ट में, और सूर्यदेव इस चार्ट में मारक ग्रह बने, और चंद्रदेव भी इस चार्ट में एक मारक ग्रह बने। मंगल देवता इस चार्ट में एक मारक ग्रह बने। तो आज आपने आसान भाषा में समझा कि मारक कारक ग्रह कैसे देखते हैं। अब आइए मैं लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि ग्रह किस तरह से रिजल्ट दे रहे हैं और हमने मारक कारक अब फाइनल कंक्लूजन कैसे निकाला। अब हमको ग्रहों की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप प्लेसमेंट चेक नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में पूरी तरह से किस तरह से वो रिजल्ट देंगे आपको समझ ही नहीं आएगी। तो चलिए बात करते हैं। अब ये कन्या लगन का चार्ट है। लग्न में ही गुरु और केतु बैठे हुए हैं, 3rd हाउस में मंगल बैठे हुए हैं, 5th हाउस में चंद्रमा बैठा है, राहु और शुक्र 7th घर में बैठे हुए हैं, शनि और सूर्य 8th घर में बैठे हुए हैं, बुध देवता 9th हाउस में बैठे हुए हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर ये ग्रह किस तरह से रिजल्ट देंगे। अब हम लग्नेश से बात करते हैं। बुध देवता इस चार्ट में लगन लॉर्ड हैं और कामकाज के मालिक हैं। तो लगन लॉर्ड उठ के भाग्य के घर में चला गया, और बुध देव अगर भाग्य के घर में चला गया तो ऐसा बच्चा अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली माना जाता है। मतलब ये बच्चा जैसे ही परिवार में जन्म लेता है बहुत भाग्यशाली रहता है। इस बच्चे के जन्म के बाद में परिवार में ग्रोथ जरूर होती है, सुख खुशियां बढ़ना चालू हो जाती हैं, परिवार के सुख में बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि वो भाग्य के घर में गया है। ऐसा बच्चा भाग्यशाली हो गया, और भाग्य का जो घर होता है वो पिता का भी घर होता है। तो ऐसा बच्चा पिता के घर में उठ के चला गया तो पिता से बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है, पिता की केयर भी बहुत करता है, धार्मिक रुचि में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, पूजा पाठ में काफी मन लगता है, और ये कहीं ना कहीं इनकी बहुत सारी चीजों को हेल्प वो करता रहता है। अब बुध देवता इस चार्ट में, अब इनके स्वभाव के बारे में जानते हैं कि बुध देवता की वजह से इनके स्वभाव पर कैसा असर पड़ेगा। तो बुध देवता एक कैलकुलेटिव ग्रह माना जाता है, तो ये जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव माइंड जरूर हो जाएगा, थोड़ा फाइनेंस इनको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो फाइनेंस के कारक माने जाते हैं। कन्या राशि इनके लग्न में लिखी हुई है, और कन्या एक पृथ्वी तत्व माना जाता है। जो कन्या राशि जो होती है वो एक पृथ्वी तत्व राशि है, तो पृथ्वी तत्व होने की वजह से ये एक डाउन टू अर्थ रहेंगी। अपनी बड़ाई ये जल्दी इंसान कभी नहीं करता है, ये हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं, अपनी बड़ाई जल्दी करेंगे नहीं। और ये जो है द्वेष स्वभाव राशि भी होती है, तो ऐसे लोग थोड़े से मन के मौजी हो जाते हैं। मन के मौजी हैं, जो काम अच्छा लगा वो करते हैं, जो अच्छा नहीं लगा उसको साइड कर देते हैं, और इन पर कोई भी काम जबरदस्ती से आप थोप नहीं सकते हो। तो जबरदस्ती कोई काम थोप नहीं सकते, और इनसे अगर जबरदस्ती कोई काम करा लिया जाए तो ये परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे केस में इनसे कोई भी काम जबरदस्ती से नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये मन के मौजी हैं। ये मार्केट में गए ओप्पो का फ़ोन खरीदने, पसंद आ गया एप्पल का फ़ोन, तो ये एप्पल का फ़ोन खरीद लेंगे। तो ये इस तरह का इनका स्वभाव हो जाता है। अब बुध देवता की प्लेसमेंट तो अच्छे घर में हो गई, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे,
ठीक है, तो बुध देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। यहां पर बुध का पन्ना भी पहन सकते हैं। पन्ना को चांदी में सबसे छोटी उंगली में पहना जाता है बुधवार के दिन, तो यहाँ पर बुध का पन्ना पहना जा सकता है। अब मैं डिग्री और बता देता हूँ। बुध देव की डिग्री यहाँ पर 14 डिग्री 59 मिनट की है और बुध देवता अपने मित्र के घर में, पिता के घर में बैठे हुए हैं और इस केस में बुध की डिग्री 15 डिग्री होने की वजह से वो 100% रिजल्ट देने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन अभी वो 100% रिजल्ट दे तो रहे हैं, देखने में तो लग रहा है, लेकिन वो क्या वो एक्चुअल में 100% रिजल्ट दे रहे हैं वो और हम चेक कर लेते हैं। तो बुध देवता हमारे शुक्र के घर में बैठे हुए हैं और शुक्र का डिग्री है इस चार्ट में 18 डिग्री। तो शुक्र देवता भी इस चार्ट में 100% रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र देव 18 डिग्री पे बैठे हैं और बुध देव शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, तो इनके सड़ बल में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यहां पर बुध देवता 100% रिजल्ट देने के लिए बैठा हुआ है। ऐसे में लग्नेश बुध देवता बली माना जाएगा। अब अगर कोई भी ग्रह विपरीत राजयोग की थ्योरी में आ रहा होगा तो वो उस पर विपरीत राजयोग की थ्योरी पूरी अप्लाई होगी, क्योंकि वो जिस घर में बैठा है उस घर का मालिक भी 100% रिजल्ट दे रहा है और वो उसकी डिग्री भी बहुत अच्छी है। बृहस्पति और केतु इनके लग्न में बैठे हैं, तो ऐसा इंसान, अब देखिए बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, बृहस्पति की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो गई और लग्न में बैठ के बृहस्पति अपने घर को देख रहे हैं, तो ये किसी एक राजयोग से कम नहीं माना जाएगा, क्योंकि केंद्र का मालिक केंद्र में ही बैठा है, त्रिकोण में ही बैठा है और अपने घर को देख रहा है, तो ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। ऐसे इंसान के हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहते हैं। बृहस्पति ऊपर ही आके बैठ गया तो ज्ञानवान सूझवान पर्सनैलिटी हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति इनके चार्ट में 3 डिग्री पर बैठे हुए हैं और वक्रीय चल रहे हैं। तो वक्रीय चलने की वजह से इनके बल में बढ़ोतरी हो जाएगी और उनको एक दिशा बल भी मिल रहा है। लग्न में बृहस्पति देवता को दिशा बल मिलता है, तो बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो बृहस्पति की दशा अंतरा जब भी चलेगी इनके करियर में बहुत अच्छा राइज करेगी और इनके दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी कर देगी, अनसर्टेन गेन बढ़ा देगी और भाग्य का इनको साथ मिलना चालू हो जाएगी। तो जब भी इनकी बृहस्पति की दशा अंतरा चलेगी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब साथ में केतु बैठे हुए हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। केतु थोड़ा सा बृहस्पति को परेशान जरूर कर देगा हल्का सा, तो ऐसे में बृहस्पति का आप एक पुखराज डाल लो, केतु महाराज कुछ नहीं कर पाएंगे। अब केतु कैसा रिजल्ट देंगे इस चार्ट में? केतु एक योग कारक ग्रह बने, क्योंकि केतु बुध की राशि में मित्र राशि में बैठे हुए हैं अपने, तो केतु देवता इस चार्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य हो गए। अब केतु हमारा आध्यात्मिक रुचि का कारक माना जाता है, तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जरूर होना चालू हो जाता है। वो ज्ञानवान बना देता है, बहुत नॉलेजेबल बना देता है, आध्यात्मिक बना देता है और उनकी जो पंचम दृष्टि इनके संतान पे पड़ती है, संतान को भी रिलीफ देती है। अब इनकी दृष्टि कहीं भी कोई परेशानी क्रिएट नहीं करेगी, क्योंकि वो इनके मित्र बन चुके हैं। बृहस्पति और केतु दोनों ही आपस में मित्र बन चुके हैं इनके शरीर के, तो दोनों की दशा अंतराएं इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेके आएगी। तो यहाँ पर केतु का बल नहीं बढ़ाना है, क्योंकि बृहस्पति परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे में बृहस्पति देवता का पुखराज पहन के इनके बल को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि केतु बृहस्पति को परेशान ना कर पाए। अब आते हैं मंगल देवता। मंगल देवता स्वराशि इनके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा मेहनती हो जाता है, मेहनत पे भी विश्वास करता है, हार्ड वर्क करके इनको लाइफ में पैसे कमाने के योग बना देंगे, क्योंकि मंगल देवता अपने कारक भाव में बैठे हैं, तो मेहनती ये जरूर हो जाएंगी। छोटे भाई बहनों से ये सपोर्टिव जरूर हो जाएंगे, उनकी केयर भी जरूर करने लग जाएंगे और छोटे भाई बहनों से लगाव बहुत हो जाएगा। तो मंगल देवता इस चार्ट में मारक ग्रह हैं, तो वो मारक ग्रह की तरह रिजल्ट देंगे। वो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, वो हार्ड वर्क बढ़ा देंगे, हार्ड वर्क बढ़ा देंगे। इनकी जो चौथी दृष्टि छठे घर पे बढ़ेगी, वो रोग बढ़ा देंगे, नौकरी में परेशानी देंगे, कर्जा बढ़ा देंगे, शत्रु बढ़ा देंगे, कोर्ट केस जैसी चीजों को एक्टिवेट कर देंगे। भाग्य पर दृष्टि डालेंगे, पिता को कष्ट देना चालू कर देंगे और इनके भाग्य में कमी लेके आ जाएंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि जो 10वें घर पे पड़ेगी, तो इनके कामकाज में परेशानी लेके आएंगे, कामकाज में बहुत ज्यादा हार्डवर्क करा देंगे। नित्य एक न्याय सियापा इनकी लाइफ में एक मंगल देवता देते रहेंगे,
क्योंकि मंगल देवता इस चार्ट में वक्रीय चल रहे हैं 22 डिग्री पर, तो मंगल देवता इस चार्ट में वो एक प्रॉब्लम देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो हार्डवर्क करा के वो कामकाज को थोड़ा बहुत चला जरूर देंगे, प्रॉब्लम जरूर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हार्डवर्क करा के इनकी लाइफ में उस काम को बढ़ा जरूर देंगे। अब आते हैं चंद्र देवता। चंद्र देवता इस चार्ट में 5वें घर में बैठे हैं और चंद्र देवता इस चार्ट में मारक ग्रह कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन चंद्रमा की सप्तम दृष्टि अपने घर पे पड़ने से वो कहीं ना कहीं से फाइनेंस का जुगाड़ वो करती रहती है, कहीं ना कहीं से धन आगमन जरूर होता रहता है। तो चंद्रमा की, लेकिन वो छोटे मोटे रोग भी एक्टिवेट कर देगा। चंद्रमा की जो दृष्टि अपने घर पे पड़ रही है तो छोटे मोटे रोग डेवलप कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत धन अर्जित जरूर होना चालू हो जाएगा। लेकिन यही चंद्रमा इनके पेट से रिलेटेड समस्याएं क्रिएट करेगा, क्योंकि पंचम घर से हम पेट देखते हैं, संतान के बारे में देखते हैं, तो संतान की ग्रोथ नहीं होने देगा। यही चंद्रमा संतान की ग्रोथ में परेशानी क्रिएट कर देगा। इनकी चंद्र की दशा महादशा जब भी चलेगी संतान की ग्रोथ रुक जाएगी। और गोचर में चंद्रमा का भ्रमण एक राशि में 2.5 दिन होता है, तो ये चंद्रमा 2.5 दिन में हर जगह जा जाके वो इनकी परेशानियों को बढ़ा देगा, मन को स्टेबल नहीं होने देगा, मन को अशांत करके रखेगा, क्योंकि चंद्रमा इनके चार्ट में एक मारक ग्रह है और संतान की वो परेशानियां बढ़ाता रहेगा। शनि देवता इनके चार्ट में नीच के अष्टम घर में बैठे हुए हैं और सूर्य से वो अस्त नहीं हुए हैं। शनि देव की डिग्री यहाँ पर है 7 डिग्री और सूर्य की डिग्री है 24 डिग्री, तो इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। तो गैप ज़्यादा होने की वजह से ये यहाँ पर अस्त नहीं हुए हैं, ऊपर से वो नीच के हो गए। तो कुंडली का अच्छा ग्रह नीच का हो गया, तो यहाँ पर ये विपरीत राजयोग की थ्योरी में नहीं आएगा, क्योंकि शनिदेव की दूसरी राशि छठे घर में लिखी हुई है। और अगर छठे घर में किसी ग्रह की राशि लिखी हो, अगर वो ग्रह कुंडली के 6, 8, 12 में बैठे तो विपरीत राजयोग में आ जाता है। लेकिन वो विपरीत राजयोग की थ्योरी में शनिदेव यहाँ इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि शनिदेव अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो नीच के होने की वजह से वो शनिदेव इस राशि में एक मारक ग्रह की तरह रिजल्ट देंगे, वो अति मारक बन जाएंगे। शनिदेव के साथ में सूर्य बैठे हुए हैं तो सूर्य पे ग्रहण भी लगा देंगे, तो सूर्य को ये प्रॉब्लम में डाल देंगे। तो यहाँ पे शनिदेव को शांत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि संतान के घर का मालिक अष्टम घर में आया है, संतान मृत्यु तुल्य कष्ट के घर में गया है, तो संतान को कष्ट होने का योग बनता है। संतान को हर काम काज में एक नई ऑब्स्टेकल 100% वो देंगे, संतान की ग्रोथ में कमी लेके आ जाएंगे, संतान को कष्ट कुछ न कुछ हेल्थ प्रॉब्लम तनाव वो देते ही रहेंगे। तो इनके चार्ट से इनकी संतान की समस्याएं ज्यादा आ रही हैं, तो शनिदेव अष्टम घर में बैठने से वो संतान की मुसीबतें बढ़ाएंगे। साथ में शनिदेव जो है इनके पेट से संबंधित परेशानी क्रिएट करेंगे, अष्टम घर में बैठ के इनके हेल्थ भी डिस्टर्ब करेंगे, ना दिखने वाली बीमारियों को वो शरीर में अंदर ही अंदर डेवलप कर देंगे, मानसिक तनाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, परेशानियों को बढ़ा देंगे, हर काम काज में एक नई ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देंगे। शनिदेव की जो थर्ड दृष्टि 10वें घर पे पड़ेगी, काम काज के घर पे पड़ेगी, तो काम काज को भी वो रोक देंगे। शनि की महादशा अंतरदशा में कामकाज रुकने का योग वो बना देंगे। शनि की जो सप्तम दृष्टि दूसरे घर पे पड़ेगी, इनके परिवार को मृत्यु तुल्य कष्ट में डाल देगी, पूरे परिवार की ही ग्रोथ रुक जाएगी। इनकी शनि की महादशा में परिवार में पैसों की तंगी हो जाएगी, जितने भी पैसे इन्होंने जोड़ के रखे होंगे उन पैसों की कहीं ना कहीं हानि हो जाएगी, और एक एक पैसे के लिए शनिदेव मोहताज कर देंगे यहाँ पर। और शनि की जो दृष्टि पंचम घर पे पड़ेगी वो बच्चे को भी परेशानी देगी, हालांकि वो उनका अपना घर है, लेकिन वो फिर भी क्योंकि वो अशुभ हो चुके हैं, वो अशुभ होने की वजह से संतान को वो कष्ट जरूर देंगे, एक मानसिक तनाव बना के रखेंगे, बच्चों को वो छोटी मोटी परेशानी जरूर देते रहें। लेकिन शनिदेव अष्टम घर में बैठ के अपने घर को देख रहे हैं तो संतान जरूर हो जाती है। ऐसे में संतान, अगर शनिदेव की दृष्टि अपने घर पर नहीं होती और पंचम घर का मालिक अष्टम घर में होता, तो ऐसे में संतान ना होने के भी वो योग बना देते हैं। लेकिन ऐसे केस में क्या है कि शनिदेव जो है अपने ही घर को देख रहे हैं, तो संतान की उत्पत्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन संतान को कष्ट जरूर देंगे। संतान की उत्पत्ति इसलिए और हो जाएगी क्योंकि बृहस्पति और केतु की 5वीं दृष्टि इनके पंचम घर पे पड़ रही है, तो बृहस्पति की वजह से इनके जो है
पुत्र प्राप्ति के योग बन जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति दिशा बली भी हुए हैं, वक्रीय भी चल रहे हैं और बृहस्पति मेल प्लेनेट माने जाते हैं। तो बृहस्पति की जब पंचम दृष्टि हमारे पंचम घर पे पड़ेगी, उनका बल बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में जो है इनके पुत्र के योग वो बना देंगे। लेकिन यही शनिदेव बच्चे को कष्ट जरूर दे रहे हैं, क्योंकि शनिदेव खुद उठ के अष्टम घर में गए, बच्चा खुद उठ के मृत्यु तुल्य कष्ट में गया है। तो ऐसे केस में इनको शनिदेव का पाठ पूजन दान करके बच्चे की हेल्थ में सुधार मिलेगा, बच्चे की करियर में ग्रोथ तब आएगी जब ये अपने शनिदेव को शांत करेंगे। बुध देवता तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे ही रहे हैं। अब शुक्र देवता और राहु देवता सप्तम घर में बैठे हुए हैं और शुक्र देवता मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। जब भी शुक्र देवता स्वराशि या फिर उच्च के हो जाएं केंद्र में, तो वो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बना देते हैं। ये योग तब बनेगा जब वो कुंडली के योग कारक ग्रह होंगे। तो शुक्र देवता इस चार्ट में योग कारक ग्रह भी हैं और वो सप्तम घर में उच्च के हो गए, केंद्र में उच्च के हो गए, तो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बन जाएगा। ऐसा इंसान बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, तो बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी बना देंगे, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बना देंगे, सुंदर बहुत बना देंगे, फेयर कलर बना देंगे। और यही शुक्र देवता लग्जरियस लाइफ को एंजॉय जरूर कराएंगे, क्योंकि लग्न पे दृष्टि पड़ रही है। और कहीं ना कहीं यही शुक्र जो उच्च के बैठे हुए हैं और शुक्र सप्तम घर में बैठे हैं, तो इनके हस्बैंड की बहुत ग्रोथ कर देंगे, हस्बैंड की तरक्की में चार चांद लगा देंगे शुक्र देवता, क्योंकि वो उच्च के बैठे। यही शुक्र देवता इनके दाम्पत्य सुख में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर देंगे, क्योंकि ये धन कारक ग्रह बन चुका है। अब शुक्र देवता जब भी मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं, तो ऐसे लोग संगीत प्रेमी हो जाते हैं, कला प्रेमी हो जाते हैं, भौतिक सुख अच्छा लगता है, भौतिक सुख सुविधाएं इनको बहुत मिल जाती हैं और हर लग्जरी वाली चीज इनको अट्रैक्ट करती है। और ये कहीं ना कहीं लग्जरियस लाइफ को एंजॉय लाइफ में किसी न किसी समय जरूर करते हैं। तो मतलब इनकी लाइफ का स्टेटस एक अच्छा माना जाएगा, क्योंकि शुक्रदेव एक मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। बृहस्पति अपने ही घर को देखकर वो भी बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। बुध देवता केंद्र का मालिक त्रिकोण में चला गया, माँ पिता के घर में चला गया, तो वो भी बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। तो ये अच्छे योग होने की वजह से ये अपने जीवन में सारी सुख सुविधाएं जरूर भोगेंगे। लेकिन जैसे ही इनकी शनि की महादशा अंतरदशा चलेगी, इनके परिवार में कलह क्लेश, परिवार में समस्याएं और धन का अभाव, मृत्यु तुल्य कष्ट, हर काम काज में ऑब्स्टेकल, ये शनिदेव इनकी लाइफ में प्रॉब्लम देते रहेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके चार्ट में है शनिदेव, क्योंकि शनिदेव पहले से अब मारक ग्रह बन चुके हैं। अष्टम घर में जाने से वो शत्रु बन गए, ऊपर से नीच के हो गए। पहले करेला, अब नीच का हो गया, तो उसमें नीम के पत्ते और डाल दिए तो और कड़वा हो गया। तो यहाँ शनिदेव बैठे हुए बहुत बुरा रिजल्ट दे रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ शनिदेव को शांत करना है। अब देखिए सूर्यदेव उच्च के बैठे हुए हैं इनके अष्टम घर में, और सूर्यदेव 12th हाउस के लॉर्ड हैं। मैंने इस चार्ट में बताया कि बुध देव बली हो चुके हैं, उनका बल बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अच्छे घर में बैठे हैं। बुध देव की डिग्री भी बहुत अच्छी है, 15 डिग्री के आसपास है, 100% वो एक्टिव भी हैं। और जिस घर में बैठे हैं उस घर का मालिक भी 100% रिजल्ट दे रहा है। ऊपर से वो उच्च का होके मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है। तो ऐसे में बुध देवता बली माने जाएंगे। और यहाँ पर अब सूर्य देवता बाध्य हो जाएंगे विपरीत राजयोग की थ्योरी में आकर एक बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए। जब भी सूर्य की दशा, महादशा, अंतरदशा चलेगी, इनके करियर में ग्रोथ देगी, परेशानियां खत्म कर देगी, धन आगमन बहुत कर देंगे, परिवार में खुशियां बढ़ जाएंगी और हर कामकाज में कोई जो रुकावटें आ रही होंगी वो रुकावटें खत्म होके कामकाज भी स्मूथ चलने का योग वो बना देंगे। क्योंकि सूर्य देवता अष्टम घर के बैठ के वो सारी परेशानियों को खत्म कर देंगे, इनकी आयु को में वृद्धि कर देंगे और इनके कामकाज में जो परेशानियां थी उनको खत्म कर देंगे। इनकी सप्तम दृष्टि दूसरे घर पर पड़ेगी, परिवार में सुख में वृद्धि कर देंगे, धन में वृद्धि कर देंगे, बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे। ये सारी चीजें सूर्य की दशा अंतरदशा में हो जाएंगी। और आज आपने समझा कि ग्रह किस तरह से रिजल्ट्स देते हैं इस चार्ट में। अब हम बात करते हैं राहु देवता इस चार्ट में कैसा रिजल्ट दे रहे हैं। राहु सप्तम घर में मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो मीन राशि में राहु अति शत्रु की तरह रिजल्ट देंगे। वो एक मारक ग्रह बन जाएंगे क्योंकि वो अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। तो राहु इनके पार्टनरशिप में प्रॉब्लम देगा,
थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में यही राहु प्रॉब्लम देगा। राहु की दृष्टि जो लग्न पर पड़ेगी इनको कहीं ना कहीं भ्रम में डालेगा, वहम में डालेगा और वो प्रॉब्लम देगा, इनके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम देगा। राहु की दृष्टि जो 11th हाउस पर पड़ेगी इनके लाभ में कमी कर देगा, इनकम को डाउनफॉल में लेके आ जाएगा, चलता हुआ कामकाज वो बंद करा देगा। और राहु की दृष्टि जो 3rd हाउस पे पड़ेगी कोई इनका करीबी ही इनको नुकसान कर देगा। अगर इन्होंने इस समय पार्टनरशिप में राहु की दशा अंतरा में या राहु से रिलेटेड कोई भी कामकाज इन्होंने अगर अपनी लाइफ में किया तो वो कामकाज बंद होने का योग बना देगा। राहु की दशा अंतरा में पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो राहु से जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज इनको नहीं करना चाहिए, जैसे चाय की पत्ती हो गई और भी बहुत सारे चाय की पत्ती के काम हो गए, ट्रेडिंग के काम हो गए, ये सारे कामकाज जो है शेयर मार्केट हो गया, तो ये सारे कामकाज राहु से रिलेटेड है। अगर राहु से रिलेटेड कामकाज किसी पार्टनरशिप में करेंगे तो इनको चौतरफा नुकसान वो कर देंगे। राहु इमीडिएट इनके इनकम को बंद कर देगा, मन की इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा और ऐसा राहु पार्टनर से मतभेद करा के पार्टनर या तो छोड़ के चला जाएगा या पार्टनर से ही इनको नुकसान होने का योग बन जाएगा, क्योंकि इनकी 9वीं दृष्टि कुंडली के 3rd हाउस पर पड़ने की वजह से इनका सामाजिक क्षेत्र बिगड़ जाएगा, इनके मित्र ही इनके दुश्मन बन जाएंगे, इनका जो करीबी जो सामाजिक क्षेत्र से जो भी करीबी लोग होंगे वही इनको नुकसान देने के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि पार्टनरशिप में प्रॉब्लम कर रहा है, सामाजिक क्षेत्र खराब कर रहा है और इनकम को वो बंद करने का योग बना रहा है और इनके हस्बैंड को भी वो नुकसान देगा उस समय राहु की दशा अंतरा में। तो इनको राहु से रिलेटेड कोई भी कामकाज नहीं करना चाहिए, जैसे चाय की पत्ती का ट्रेडिंग हो गया, शेयर मार्केट हो गया और तंबाकू से रिलेटेड ये प्रोडक्ट हो गई। तो ये सारी चीज़ें इनको राहु से रिलेटेड कोई भी कामकाज में इनको जल्दी हाथ नहीं लगाना है, अदरवाइज यही राहु इनके लिए मुसीबत बढ़ा देगा। तो इस चार्ट में राहु का गोमेद आप बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं पहन सकते हैं। इस चार्ट में कौन कौन से रत्न धारण कर सकते हैं वो मैं बताता हूं। इस चार्ट में बृहस्पति योग कारक हैं, बृहस्पति का पुखराज आप पहन सकते हो। बुध देव योग कारक हैं, बुध देव का पन्ना पहन सकते हो। और सूर्य देव इस चार्ट में मारक ग्रह ही कंसीडर किए जाएंगे। वो विपरीत राजयोग की थ्योरी में अच्छा रिजल्ट जरूर दे रहे हैं, लेकिन उनका रत्न पहनकर बल नहीं बढ़ाना है, अदरवाइज वो मुसीबत क्रिएट कर देगा, क्योंकि वो जैसे जितना बल दे रहे हैं उतने ही बल पर उनको रखना है, क्योंकि वो इस चार्ट में शत्रु ग्रह है, तो शत्रु ग्रह का रत्न धारण नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे सूर्य देव का माणिक धारण नहीं किया जाएगा। मंगल देवता इस चार्ट में मारक बनते हैं, तो मंगल का रत्न भी माणिक भूलकर भी धारण नहीं किया जाएगा। शनि देव इस चार्ट में थियोरेटिकली योग कारक ग्रह थे, लेकिन उनकी प्लेसमेंट गलत होने की वजह से वो मारक ग्रह बन चुके हैं। तो ऐसे केस में शनि से रिलेटेड कोई भी रत्न, लाजवर्त, शनि का नीलम या नीली या जामुनिया, कोई भी स्टोन इनके लिए नहीं रिकमेंड किया जाएगा, क्योंकि अगर इन्होंने ये रत्न पहने तो इनको मृत्यु तुल्य कष्ट देना चालू कर देगा, पूरी तरह से हेल्थ खराब कर देंगे। अगर लाजवर्त भी पहना तो कामकाज स्टॉप हो जाएगा, बेड पे पूरी तरह से लेके आ जाएगा, शरीर में दर्द होना चालू हो जाएगा, लंबी चलने वाली बीमारियां एक्टिवेट हो जाएंगी, पूरे शरीर में अकड़न जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हर समय दर्द होने, क्योंकि शनिदेव पेन के कारक होते हैं। उनका रत्न वो पहले ही मारक ग्रह बन चुके हैं, मारक ग्रह का अगर रत्न पहन लिया तो वो और मुसीबत बढ़ा देगा। लेकिन बहुत सारे ज्योतिषी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही करते हैं कि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश का रत्न धारण कर लो। भैया ऐसे केस में रत्न धारण मत करना, जिंदगी भर के लिए सुख की तलाश में भटकते रहोगे, लेकिन सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने मुसीबत खुद धारण की हुई है। तो ऐसे केस में अगर किसी ने शनि का नीलम, नीली, जामुनिया या लाजवर्त पहना हुआ है, अगर शनि 6, 8, 12वें घर में उदय अवस्था में बैठे हुए हैं और शनि चार्ट में भले ही नवमेश हो, लग्नेश हो, पंचमेश हो और गलती से नीलम इस सिचुएशन में अगर पहना, 6, 8, 12, इवन 3, 6, 8, 12वें घर में अगर शनिदेव उदय अवस्था में बैठे तो भूल के भी रत्न मत पहन लीजिएगा, वो आपके जिंदगी में परेशानियों से भर देगा। अब ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए और बताता हूँ कि एक लेडीज़ की जो है कुंभ लगन की कुंडली थी।
कुंभ लगन की कुंडली में 11 नंबर लग्न में लिखा हुआ है और 1 नंबर जो है इनके थर्ड हाउस में आ जाएगी, मेष राशि इनके थर्ड हाउस में आ जाएगी। तो शनिदेव नीच के इनके थर्ड हाउस में बैठे हुए थे। तो जैसे ही पोंगा पंडित ने इनको शनिदेव का नीलम रिकमेंड कर दिया और इन्होंने 25 साल से वही नीलम पहना हुआ। अब देखिए इनकी लाइफ में उस 25 साल में जब भी शनि की दशा अंतरा चली तब इनके पेट के ऑपरेशन के योग बना दिए। क्यों बना दिए? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि इनके पंचम घर पे पड़ेगी। पंचम घर से हम पेट की स्थिति देखते हैं। तो जैसे ही नीच शनि की दृष्टि पंचम घर पे पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव नीच होने की वजह से अशुभ हो चुके हैं, मारक ग्रह बन चुके हैं, वो शत्रु बन चुके हैं। तो अब इनके शरीर से वो शत्रुता निभाएंगे, भले ही वो अब लग्नेश ही क्यों ना हो। अगर इस केस में रत्न पहना लग्नेश का, नीच लग्नेश का अगर रत्न पहना तो जिंदगी में बर्बादी हो जाएगी। तो जब जब इनकी लाइफ में शनि की अंतरदशा आई तब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम हुई। 3 बार पेट के ऑपरेशन हुए, किडनी से रिलेटेड भी ऑपरेशन हुआ। तो ऐसी गलतियां भूल के भी मत कर दीजिएगा। आपको लगेगा आपने भैया नीलम पहन लिया, बहुत ज्यादा वो चमत्कार कर देगा, ऐसा वो कुछ नहीं करेगा। ऊपर से वो संतान को कष्ट देगा, वही पहना हुआ नीलम। संतान एक एक पग खुशी के लिए तरस जाएगी कि संतान करियर में आगे नहीं बढ़ पाएगा। संतान की मुसीबतें पता नहीं कैसे कैसे बढ़ जाएंगी। उस बच्चे को खुद नहीं समझ में आएगा कि उस बच्चे को हो क्या रहा है। तो अगर माता ने गलती करी है, कोई भी गलत स्टोन अगर माँ ने पहन लिया अपने चार्ट के हिसाब से, और उस केस में अगर पंचम घर की स्थिति खराब हो गई तो संतान अपने आप परेशान हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में रत्न मत पहन लीजिएगा, बर्बादी के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप कहते रह जाइएगा कि हमको तो उस पंडित जी ने ऐसे बताया था, कि हमने तो लाइफ में यही सुना है कि अगर लग्नेश नीच का हो जाए तो रत्न पहन लो, अच्छा हो जाएगा, उसकी अशुभता कम हो जाएगी। अशुभता कम नहीं होगी उसकी, रत्न पहनने से उस ग्रह की किरणें बढ़ जाएंगी और उस ग्रह से नीच की किरणें अशुभ पड़ रही हैं, नेगेटिव एनर्जी पड़ रही है। रत्न पहनोगे तो वो कहीं का नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो और ज़्यादा एनर्जी को बढ़ा देगा। पहले आपके पास में 10% प्रॉब्लम थी, नीच ग्रह का रत्न पहन लिया तो 200% प्रॉब्लम अपने आप बढ़ जाएंगी। जहां आपकी लाइफ में 10% प्रॉब्लम थी वहां से आप इजीली लड़ सकते थे, रत्न पहन लिया तो अब गड्ढे में गिर जाओगे। भगवान भी आपको नहीं बचाने वाला। करते रहना पाठ पूजन, पढ़ते रहना, दान पुण्य, कुछ भी करते रहना, लेकिन ऐसे में गलत पहना हुआ स्टोन वो आपके शरीर का ही शत्रु बन जाएगा, जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा। तो इनकी लाइफ के 25 साल पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। तो ऐसी गलतियां भूल के भी मत कीजिएगा। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर पोंगा पंडित ऐसी गलतियां अमूमन कर देते हैं। मैंने बहुत सारी उनकी वीडियोस भी देखी हुई हैं जो कि इस तरह की वो गलतियां सीधी सीधी कर देते हैं। नीच ग्रह का स्टोन ही रिकमेंड कर देते हैं। बेचारे की प्रॉब्लम पहले 10% थी, अब वो मुसीबत पैसे खर्च करके उसने मुसीबत 200% अपने गले में डाल ली और अपने पूरे परिवार के गले में डाल दी वो प्रॉब्लम। तो एक आपका गलत किया हुआ डिसीजन पूरे घर की परेशानियों को बढ़ा देगा। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। इससे अच्छा है रत्न मत पहनो, ज़्यादा सुखी रहोगे। रत्न पहनना है, प्रॉब्लम को कम करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो सही रत्न पहनिएगा। योग कारक ग्रह भी मारक ग्रह बन जाता है, ऐसे केस में वो ग्रह पूरी तरह से आपको बर्बाद कर देगा। अगर उस ग्रह का रत्न गलत रत्न आपने पहन लिया, अगर इस चार्ट में जैसे ये कन्या लगन के चार्ट में मैं डिस्कस कर रहा था, इस चार्ट में शनिदेव नीच के उदय अवस्था में बैठे हैं, अगर नीच का वो लाजवर्त, शनि का नीलम या फिर नीली कुछ भी इन्होंने पहना तो संतान की मुसीबतें 10 गुना बढ़ जाएंगी, लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, मृत्यु तुल्य कष्ट बढ़ जाएंगे, पूरी तरह से बेड पे आने के योग बन जाएंगे। मृत्यु तुल्य कष्ट जैसे लंबी चलने वाली बीमारियां, कैंसर से रिलेटेड बीमारियां, ये सारी बीमारियां वो डेवलप कर देगा। पैरों से शनिदेव पैरों के कारक माने जाते हैं, पैरों में दर्द रहना पूरे शरीर में दर्द के कारक माने जाते हैं, पूरे शरीर में दर्द होना चालू हो जाएगा। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है।
तो आज आपने जाना किस ग्रह के रत्न पहनने, किस ग्रह के रत्न धारण नहीं करने हैं। अब मैं बात करता हूं मांगलिक योग के बाद। इस चार्ट में मांगलिक योग तो है ही नहीं है। अगर यही मंगल इनके लग्न में बैठते तो मांगलिक योग होता, चौथे घर में बैठते तो मांगलिक योग होता, सप्तम घर में बैठते तो भी मांगलिक योग होता, अष्टम घर में स्वराशि बैठते तो मांगलिक योग कैंसिल्ड हो जाता, और अगर 12वें घर में बैठते तो मांगलिक योग होता। लेकिन मांगलिक योग के बहुत सारे कैंसिलेशंस रूल होते हैं। अगर किसी चार्ट में मंगल और राहु साथ बैठे तो भी मांगलिक योग कैंसिल्ड हो जाता है, मंगल शनि साथ बैठे तो भी मांगलिक योग कैंसिल्ड हो जाता है, मंगल गुरु साथ बैठे तो भी मांगलिक योग कैंसिल्ड हो जाता है, गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ती है तो भी मांगलिक योग कैंसिल्ड हो जाता है। तो ये बहुत सारे मांगलिक योग के कैंसिलेशन रूल्स होते हैं। अगर मंगल चार्ट में कहीं अस्त हो जाए तो भी मांगलिक योग कैंसिल्ड हो जाता है। अगर चार्ट में मंगल देवता एक योग कारक ग्रह बने, फिर वो चाहे कुंडली के पहले, चौथे, 7वें घर में अगर अच्छी अवस्था में बैठे, नीच के नहीं है, तो भी मांगलिक योग कैंसिल्ड हो जाता है। तो आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि मांगलिक योग कैसे देखे जाते हैं, किस तरह से। इसीलिए मांगलिक योग को लेकर आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मुश्किल से 1 से 2% लोग मांगलिक होते हैं। लेकिन पंडित जी तो सारी कुंडलियों में मांगलिक योग बता देते हैं, क्योंकि अगर मंगल की प्लेसमेंट चार्ट में पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें में हो जाए तो कंप्यूटराइज्ड कुंडली निकालोगे तो उसमें वो मांगलिक बता देगा, पंडित जी भी मांगलिक बता देंगे। तो ऐसे केस में वो मांगलिक दिख तो रहा है बच्चा, लेकिन मांगलिक नहीं होता है, क्योंकि मांगलिक योग बहुत सारे केसेज में कैंसिल्ड हो जाता है। तो मुश्किल से 1 से 2% लोग मांगलिक होते हैं, रेयर केस में मांगलिक होते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आने वाली वीडियो में मैं इजीली बताऊंगा कि कैसे आपको मांगलिक योग देखना है और कैसे आपको अपने बच्चे की शादी करनी है, मांगलिक से करनी है, नॉन मांगलिक से करनी है, कितना मांगलिक योग इफेक्ट करेगा। क्या बहुत सारे लोग कहते हैं मांगलिक योग जो है 28 साल के बाद कैंसिल हो जाता है। अरे भाई कैसे कैंसिल हो जाएगा? अगर किसी चार्ट में एक्चुअल में मांगलिक योग बन रहा है तो वो कैंसिल्ड नहीं होता है 28 साल के बाद भी। वो जीवन भर कुछ न कुछ प्रॉब्लम लाइफ में जरूर देता है, लेकिन मांगलिक टू मांगलिक शादी करी जाए तो उनके अशुभ प्रभाव शांत हो जाते हैं। तो भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो आपका बच्चा अगर मांगलिक है तो डरिएगा मत, क्योंकि बहुत सारे कैंसिलेशन रूल होते हैं। बच्चा वो एक्चुअल में मांगलिक होता ही नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब पंडित जी उसको मांगलिक समझ के किसी एक्चुअल मांगलिक लड़के से शादी कर देते हैं, तब लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्योंकि पंडित जी तो समझ रहे हैं बच्चा मांगलिक है, लेकिन एक्चुअल में वो मांगलिक नहीं होता है। तो यहाँ पर कुंडली मिलान के बावजूद भी पंडित की गलतियों की वजह से यहाँ पे परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। तो आने वाली वीडियो में मैं इजीली समझा दूंगा आपको कि मांगलिक कैसे देखना है, कैसे अपने बच्चे के करियर के लिए आपको चिंता नहीं करनी है। वो मांगलिक योग बिल्कुल भी परेशानी नहीं देगा और आपको इससे डरने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर किसी इंसान ने गलत स्टोन पहना हुआ है तो वो ये वीडियो देखकर अपने से ही वो समझ जाएगा कि उसने गलत स्टोन पहना हुआ है, तो वो कम से कम उस स्टोन को उतार के रख दे, जिससे कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना बढ़ पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गलतियां कर देते हैं देखने में। वो चाहे कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, अगर गलती कर दी, अगर आपको किसी बड़े डॉक्टर नहीं, अगर आपको दवाई मेडिसिन गलत दे दी, तो वो आपकी हेल्थ खराब करेगा ही करेगा। उस केस में आपकी प्रॉब्लम बढ़ ही जाएंगी। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। इसलिए ये वीडियो उन लोगों के पास में ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे कि किसी इंसान की हेल्प हो जाए। धन्यवाद।